नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो लगातार आपके साथ अपडेट हम साझा कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है, सबके बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक पोस्ट आया, एक्स पर पोस्ट आया जो कि बहुत कुछ कह रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया है, तेहरान में अभी आतंकी शासन है। नेतन्याहू ने कहा तेहरान का शासन आम लोगों पर गोली चलाता है। ईरान में जल्द इजरायल और यूएस का कब्जा होगा, राज होगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इसके साथ कहा कि वो दिन पास है जब इजरायल यूएस वहां पर होंगे। अभी फिलहाल तेहरान में जो स्थिति है वहां पर आतंकी शासन है जिसे उखाड़ फेंकना, इस बात का जिक्र किया इजरायल के प्रमुख नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक पोस्ट किया गया है। यानी कि जिस तरह का ये पोस्ट उन्होंने किया, इससे ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो स्थिति है ये नियंत्रण में आने वाली नहीं है, ये लगातार एस्केलेट होगी। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि तेहरान का शासन आम लोगों पर गोली चलाता है, ये आतंकी शासन है। इसके साथ साथ कहा कि ईरान में जल्द इजरायल और यूएस का राज होगा। आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं और इस पोस्ट का सार भी बता रहे हैं। इसका सार ये है कि जल्द ही इजरायल और अमेरिका जो है वो ईरान पर कब्जा कर लेंगे। उनके पास इसका पूरा, अगर हम देखें, पूरी पावर, पूरा कंट्रोल जो है वो आ जाएगा। तो यही मंशा क्या रही अमेरिका की और इजरायल की, जिस नियत के साथ ईरान पर हमला किया गया। वहां के खामनेई जो प्रमुख थे, खामनेई को मार गिराया गया। और लगातार जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं और जो पूरी स्थिति बनी हुई है ईरान इजरायल के बीच, इसमें अब तमाम देशों की, अगर हम देखें, तमाम देश भी कूद पड़े। इन सब के बीच बताते चले कि सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक की खबर है। यूएस एम्बेसी पर ड्रोन से हमला किया गया है। सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की है। बड़ी जानकारी, सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक हुआ है। यूएस एम्बेसी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस खबर की पुष्टि की है। तो लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है और इसके साथ जहां जहां पर भी यूएस पोस्ट है, जहां जहां पर भी अगर हम देखें अमेरिकी दूतावास है, सभी को निशाना ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है। इन सब के बीच सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक हुआ है। यूएस एम्बेसी पर तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरह से यहां पर ड्रोन अटैक के बाद तबाही का मंजर की तस्वीरें तस्दीक कर रही है। कैसे आग लगी हुई है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और जाहिर है जिस तरह की तीव्रता नजर आ रही है, जैसे ही आगजनी नजर आ रही है, ऐसे में मुमकिन है बड़ा नुकसान हुआ होगा। सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है। तो ईरान के खिलाफ अब जंग में देखिए तमाम देश भी जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार सभी का ये कहना है कि ईरान यहाँ पर हमारी इंटीग्रिटी पर भी हमला कर रहा है। अपने दुश्मनों की फहरिस्त को लगातार ईरान जो है वो बड़ा कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक किया गया है। यूएस एम्बेसी को निशाना यहाँ पर बनाया गया ड्रोन से यह अटैक, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर आशीष सहाय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साहिब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, हम कल भी इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। अभी ये तस्वीरें जो है ये एक बार फिर से सऊदी अरब से सामने आई हैं, जहां पर यूएस एम्बेसी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। और लगातार ये जो तमाम देश हैं, चाहे सऊदी अरब का जिक्र कर ले, यूए की बात कर ले, कह रहे हैं कि हम भी ईरान को बख्शेंगे नहीं। नेटो देश इसमें कूद पड़े हैं। यानी कि जो जंग है ये अभी और ज्यादा एस्केलेट होगी। सर जय हिंद। एस्केलेट होगी, हाँ, कैनवास बड़ा होगा और थोड़ा अब वाइंडिंग अप में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी 4th डे एंटर करने के पास इनकी जो छोटे ड्रोन्स को लॉन्च करने की कार्यवाही जारी है और छोटे मिसाइल्स को लॉन्च करने की ईरानी कार्यवाही अभी भी जारी है। हालांकि रीजनेबल डिग्रेडेशन हुई है, लेकिन फिर भी ये लॉन्च कर पा रहे हैं और अपने टारगेट्स को हिट कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी ये वॉर के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कुछ और वक्त लगेगा। जैसा कि कल ट्रंप साहब ने भी अपने एड्रेस में बोला था, तो वो इजराइल के 4-5 दिनों को उन्होंने अमेरिका की तरफ से 5 हफ्ते कर दिया। तो इनकी जो अभी फर्स्ट 2 डेज की असेसमेंट होगी कि ऑन ग्राउंड क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, कितना पार्शियल है, कितना कंप्लीट है, उसके बाद रीअसेस करके उन्होंने बोला है थोड़ा सा अमेरिका पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा जैसे जैसे उनके सोल्जर्स की बॉडी बैग्स बढ़ेंगी। लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात अभी भी है जी, कि जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उनका भी दायरा बढ़ रहा है, लेकिन हमलों की पोटेंसी
हमलों की डेप्थ नहीं बढ़ रही है, वो अभी भी बहुत छोटे लेवल के ड्रोन और छोटे लेवल के मिसाइल वॉरहेड्स यूज कर रहे हैं। यही जो यूएस काउंसलेट, यूएस एम्बेसी पे जो हमला हुआ है, इसमें देखिए वो बिल्डिंग तक धाराशायी नहीं हुई है, कुछ पोर्शंस में आग लगी है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन टू दैट बिल्डिंग है। मेरे ख्याल कोई डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, कई घंटे हो गए, लेकिन वो बिल्डिंग तक नहीं गिरा पा रहे। एक नॉर्मल बिल्डिंग को इनके जो वॉरहेड्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये बहुत छोटे ड्रोन्स यूज कर रहे हैं तो उनके साई साहब, पास जो। आपके हिसाब से क्या भी फुल एफिशिएंसी से अटैक नहीं कर रहे हैं? क्या किसी बात का इंतजार वो कर रहे हैं? इसके दो थियरीज हैं। एक है वो इस वॉर की कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं यूएस के लिए। यूएस ने ऑलरेडी काफी लंबे टाइम तक वहां पे एक पोस्चरिंग कर रखी है, दोनों साइड, इधर गल्फ साइड में और मेडिटेरेनियन साइड में उनकी सी बॉर्न फ्लीट्स काफी लंबे समय से इधर हैं। इसका मतलब कि उन्होंने फोर्ड और लिंकन को पहले जिस पॉकेट में पोजीशन किया हुआ था, उन पॉकेट्स को उन्होंने अनगार्डेड, पार्शियली अनगार्डेड छोड़ा हुआ है फॉर एनी अदर डेवलपमेंट फ्रॉम चाइना, या कुछ ऐसा सडन डेवलपमेंट ग्लोब के दूसरे भाग में अगर हो गया, तो ये दोनों फ्लीट्स जो कि बड़ी क्रिटिकल फ्लीट्स हैं, वो तुरंत वहां वापस नहीं पहुंच पाएंगी। तो अमेरिका ने एक गैप छोड़ा है और उस कॉस्ट पे वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में पोजीशनड है, दोनों साइड, मेडिटेरेनियन में भी है उनकी फ्लीट्स। जी, तो मैं आपके पास लौट रही हूं इस साई साहब, एक अपडेट साझा कर लूं, मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूं। इन सब के बीच देखिए जंग लगातार जारी है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि बताना जरूरी हो जाता है। खाड़ी देशों में यूएस नागरिकों के लिए एडवाइजरी, लगातार ये एडवाइजरी जारी हो रही है। अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए कह दिया अमेरिका ने। जो अमेरिकी नागरिक है वो इजराइल छोड़ दे, ये आदेश भी जारी हुआ। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे भीषण हमलों के बीच पश्चिम एशिया में हालात बेहद बेकाबू हैं, और इसी बीच अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों के मिडिल ईस्ट के 14 देशों को तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। मिडिल ईस्ट के जो 14 देश हैं उनको तुरंत छोड़ने की सलाह अमेरिका द्वारा दी गई है। एडवाइजरी जारी हुई है अपने नागरिकों के लिए। खाड़ी देशों में जो अमेरिकी नागरिक अभी भी हैं वो तुरंत ये जगह छोड़ दे। साई साहब, जैसे कि आप जिक्र कर भी रहे कि अभी एस्केलेशन और होगा, कैनवास बढ़ेगा, और नेतन्याहू के स्टेटमेंट को हम कैसे देखें? जिनके स्टेटमेंट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके मंशा ही कुछ और थी। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान पर अभी आतंकी शासन है और जल्द आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल का कब्जा होगा। हाँ, तो वो काफी दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक, अगर आप पिछला उनका मिडनाइट हैमर याद करें, उसके तुरंत बाद जो उन्होंने वक्तव्य दिए थे, उसमें उन्होंने ये मंशा जाहिर की थी कि हम यहाँ के बॉर्डर्स को रीअलाइन करेंगे। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इसराइल का अपना बॉर्डर, ईरानियन बॉर्डर, वो रीअलाइनमेंट की बात करते हैं। मतलब कुछ ग्राउंड एक्सेस करने का भी उनका एक मंशा है, ताकि वहां पे क्लोज मॉनिटरिंग कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत दूसरी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू कल से ओवरग्राउंड ट्रेस नहीं हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि उनके कंपाउंड की तरफ जो ड्रोन्स पाए गए थे, या जिस कंफर्ट के साथ ईरानियन ड्रोन्स अब इसराइल और अमेरिका के टारगेट्स को ज्यादा, थोड़ा पहले से बेहतर तरीके से हिट कर पा रहे हैं या वहां तक पहुंच पा रहे हैं, आयरन डोम के होने के बावजूद कुछ एलिमेंट्स वहां पे गिर जा रहे हैं, तो सेफ्टी रीजंस की वजह से हो सकता है उनकी लोकेशन भी चेंज कर दी गई हो। अभी उन्होंने पिछले कुछ घंटों से कोई भी करंट अपडेट रिगार्डिंग हिज मोटिव्स या अब उनका अगला स्टेप क्या होगा, इसमें कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एट द सेम टाइम यूएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी, किसी स्पोक्स पर्सन की। क्या पहली बार उन्होंने बोला तीसरे दिन के वॉर के समय कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब कि उनका रजीम लीडरशिप चेंज का जो मिशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जी, एट द सेम टाइम अपराइजिंग शुरू नहीं हो रही है, तो शायद उनको ये लग रहा हो कि अभी एक बार फिर से बात करके और एक प्रपोजल दे कि लीडरशिप इस तरह की जाए जो मॉडरेट दिखती हो। सर, लेकिन या ईरान तो कह रहा है ना हम बातचीत को तैयार नहीं है, बातचीत किसी तरह की नहीं होगी। ईरान में अभी कौन कह रहा है? ईरान के प्रेसिडेंट ने जो बोला है कि हम रिटेलिएशन जारी रखेंगे, लेकिन बातचीत नहीं होगी। अभी ईरान वर्चुअली लीडरलेस है। उनके यहाँ कोई एक बात, कोई एक प्लान, कोई एक नेशनल एजेंडा नहीं चल पा रहा है। वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए पड़े हैं। लीडरशिप का जहां तक सवाल है, रेजीम को अच्छा खासा धक्का लगा है। सेकेंड रिंग के लोग भी एलिमिनेट हुए हैं, और आईआरजीसी के साथ भी सेम चीज हो रही है। ना सिर्फ उनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं और उनके जो कुछ स्पेशल बंकर्स के ऊपर काफी मेजर स्ट्राइक्स हुई हैं।
इनके वीडियोस अभी सेंकॉम या कोई ऑफिशियल एजेंसी जारी नहीं कर रही है। उनके हवाई अड्डों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। उनकी मिसाइल सिटी को बंकर बस्टर बम्स से फिर से उड़ाया गया है। तो अभी वहां लीडरलेस चल रहा है। जी तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वहां की बटालियंस इंडिपेंडेंट अटैक्स कर रही हैं, काउंटर अटैक्स। जिस बटालियन कमांडर के पास जो जोन है, किसी के पास कुवैत जोन है, किसी के पास सऊदीया जोन है, वो अपने अपने जोन में छोटे मोटे ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, जिसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा जी है, लेकिन एक मैसेजिंग हो रही है कि वो अभी जिंदा है। जी राइट राइट। इन सब के बीच एक अपडेट और बताते चले। देखिए, जंग के बीच नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी का आभार जताया नेतन्याहू ने। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद यह आभार जताया गया है। इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम से फोन पर बात की थी, जिसके बाद ये रिएक्शन नेतन्याहू का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर भी गए थे। अब फोन पर यह बात हुई है, जिसके बाद इजरायल के पीएम ने ये जाहिर किया है कि इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया। साई साहब, अब इसे क्या माने, भारत का स्टैंड क्लियर है और भारत पूरी तरह से इजरायल के साथ है, अमेरिका के साथ है? बहुत ही मैच्योर्ड डिप्लोमेसी का नमूना है जो इंडिया ने पेश किया है थ्रू पीएमओ, क्योंकि वो एक नेशनल ऑफिशियल स्टैंड है जो पीएमओ कर रहा है। उन्होंने रीच आउट किया है दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज को। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इजराइल को और ईरान को, दोनों को रीच आउट किया हुआ है, दोनों से रेस्ट्रेंट करने की रिक्वेस्ट किए हुए हैं। और अभी देखें तो एक्चुअली पूरे दुनिया में भारत एक अकेला नेशन होगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर, पॉजिटिव ट्रस्ट फैक्टर होगा इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। तो हमारा बहुत ही मैच्योर्ड रिस्पॉन्स रहा है, कैलिब्रेटेड रहा है, मेजर्ड रहा है। हमने बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं रिगार्डिंग योर एग्जिस्टेंस एंड योर सोवरेनिटी टू बी मेंटेन्ड। और हमने ईरान के साथ भी अपने रिश्ते उतने ही वार्म रखे हैं। और ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में कोई बहुत स्ट्रेंज बात नहीं होती है कि आपस के दो कट्टर एनिमी एक थर्ड नेशन के साथ इक्वली बैलेंस्ड रिलेशनशिप में हो। मिलिट्री डीलिंग हमारी इजराइल के साथ होती है और एनर्जी डीलिंग हमारी ईरान के साथ होती है। ईरान में हमारे बहुत से लोग हैं और ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक ठाक पुराने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां जाकर खमैनी से मिलकर आए थे, अगर आपको याद हो। जी तो हमने दोनों के साथ अपना डिप्लोमेटिक चैनल ओपन कर रखा है और ये बहुत पॉजिटिवली चांसेस बढ़ रहे हैं कि इस पीस ब्रोकिंग में इंडिया भी कुछ रोल अगले एक दो दिनों में कर सकता है, बाय अगेन अपीलिंग एंड रीचिंग आउट टू द टू वॉरिंग पार्टीज ईरान एंड इजराइल। यूएसए को इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनको लगेगा कि हम उनके डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। ट्रंप के कई एंगल्स पे थॉट्स चलते रहते हैं इस तरह के, लेकिन इंडिया का बहुत की रोल हो सकता है इस बैलेंसिंग में जो फ्यूचर में बहुत वांटेड है। ठीक है साई साहब, अमेरिका अपने नागरिकों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। बहुत सारे लोग भारतीय भी अभी अगर हम देखें तो पूरे एरिया में मिडिल ईस्ट में फंसे हुए। अब इन सबको निकालने के लिए क्या जो है कोशिश होगी? क्या हम ये उम्मीद करें कोई सीज फायर होने वाला है अगले एक दो दिन में, या फिर इसमें भी अभी वक्त लगेगा? देखिए, जिनको एरियल रूट से एग्जिट करना है, ट्रांस अटलांटिक जाना है, दूसरे देशों में जाना है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अभी एरियल रूट्स ज्यादातर बंद हैं इंटायर गल्फ में। लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट इन द मीन टाइम फ्लाइट रेडार ट्रैकर जो प्रो एलिमेंट्स है उसमें देखे जा रहे हैं कि ईरान से भी एयरक्राफ्ट उड़ के बाहर जा रहे हैं टुवर्ड्स रशिया। कुछ फ्लाइट्स देखी गई हैं और दुबई से भी कुछ फ्लाइट्स मेरे ख्याल कल वापस से उड़ी हैं। कहाँ उनका डेस्टिनेशन था, जिनको लेकिन पैसेंजर्स कैरी नहीं करने दिया बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि हर कंट्री जिसके वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत है, उनको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करके बाय सरफेस मूवमेंट एक फार ऑफ प्लेस पे ले जाते हैं और वहां पे प्री डिसाइडेड जगह पे जहाजों में उनकी फ्रिस्किंग करके और उनको अपने अपने कंट्रीज में जाने की इजाजत दी जाती है। इसके लिए थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस को खोला जाता है दोनों वॉरिंग फैक्शंस के अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये लाइक्लीहुड है अगले 24 से 48 घंटों में कि इस तरह की कोई विंडो हमें मिलेगी जिसमें इंडिया भी, जिसके पास एक इवैक्यूएशन प्लान अभी तक रेडी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तीनों मिलके इसको एग्जीक्यूट करेंगे अंडर दी सीसीएस गाइडेंस। तो वो विंडो की बातें होंगी जो हम रीच आउट कर रहे हैं ईरान को और इजराइल को, उसमें ये बातें भी पुट अक्रॉस होंगी कि हमारे तटस्थता की वजह से हमको अपने नागरिकों को वहां से
सहूलियत के साथ, सेफ्टी के साथ इवैक्यूएट करने दिया जाए। इसी विंडो को बाकी नेशंस भी यूज करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत राहत की खबर है उन तमाम भारतीयों के लिए जो वहां पर फंसे हुए। बहरहाल एक अपडेट और साझा कर ले, जंग के बीच बहरीन में दंगे शुरू हुए हैं। ईरान के समर्थन में बहरीन में दंगे हुए हैं। यूएस सेना को बहरीन से निकालने की मांग तेज, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। ईरान के समर्थन में बहरीन में दंगे, ये खबर आ रही है बड़ी। और देखिए, जंग के बीच दंगों की खबर आ रही, ईरान के समर्थन में ये दंगे हुए हैं। अमेरिकी सेना को यहां से निकालने की मांग तेज हुई है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आपस में भिड़ गए। तो लगातार अलग अलग तरह की अपडेट्स जो है वो सामने आ रही है। आशीष साई साहब, ये एक और अलग अगर हम देखें रूप है, क्योंकि एक तरफ ईरान की मुखालफत करने वालों की कमी नहीं, लेकिन कुछ ना वहां पर अगर हम देखें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, समर्थन भी जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा वॉर का इम्पैक्ट नहीं है और जो ईरान से काफी दूर हैं, वहां पे इस तरह के प्रदर्शन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। एक्चुअली ये पूरा वॉर 28 फरवरी से अभी तक का एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही झुकाव है आईडीएफ और अमेरिकन एक्शंस की तरफ, क्योंकि किन्हीं अज्ञात कारणों से चौथे दिन की तरफ पहुंचने के बावजूद ईरान की तरफ से जो एंटिसिपेटेड रिटेलिएशंस होने चाहिए थे, जिस तरह के गोला बारूद का इस्तेमाल होना चाहिए था, जिस तरह की मिसाइल वॉरहेड्स का इस्तेमाल होना चाहिए था, अभी वो नहीं हो रहा है। तो अभी जैसा कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि ये क्यों है, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक, कि वो इस वॉर को स्ट्रेच करके और अमेरिका पे एक्स्ट्रा लॉसेस और एक्स्ट्रा पेमेंट का दबाव डाल सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च होता है। दूसरा, वो ये कोशिश कर रहे होंगे कि जो इनके आयरन डोम सिस्टम्स हैं वो सैचुरेट हो और उनके जो काउंटर टू देयर स्मॉलर ड्रोन्स, ये जो एयर डिफेंस की आर्टिलरी फायर कर रहे हैं चारों तरफ से, सारे वो कंट्रीज जहां अमेरिका बेस्ड है और इसराइल का अपना तेल अवीव एंड सेंट्रल इसराइल में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसके काउंटर में ये अपने एयर डिफेंस एसेट्स को यूज कर रहे हैं। ये एसेट्स लिमिटेड होते हैं, इनका प्रोडक्शन में टाइम लगता है, इनके रीइंफोर्समेंट में टाइम लगता है। तो एट वन गो ये एसेट्स काफी कम हो जाएंगे। हो सकता है उस वक्त ईरान अपने और ड्रोन्स और अपनी थोड़ी ज्यादा पोटेंसी के वॉरहेड्स को मिसाइल्स पे लगा के और हिट कर पाए। एक बहुत मेजर कारण, जैसा कि हम 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, कि जो इको नेटवर्क है, जो स्मार्ट नेटवर्क है, उसको अमेरिका ने अभी भी कंट्रोल किया हुआ ईरान के ऊपर। तो उनके स्मार्ट म्यूनिशन, उनके स्मार्ट मिसाइल्स को गाइडेंस की प्रॉब्लम होगी। और एट द सेम टाइम मिसाइल्स को प्रिपेयर करने की, उनके ऊपर वॉरहेड लगाने की, उनको लॉन्चर्स तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, इस समय काफी थ्रेटेंड है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट इजराइल आईडीएफ ट्रैक कर रहा है। अमेरिकन जियोस्टैटिक सैटेलाइट्स, एक्चुअली लो अर्थ सैटेलाइट्स एंड हायर ऑर्बिट सैटेलाइट्स, सारे इस समय वहां पे फोकस्ड हैं। कुछ जियोस्टैटिक्स लगातार ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं और लाइव फीड्स दे रहे हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन का जो लो अर्थ ऑर्बिट के, जैसे वो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक वगैरह, वो पूरा मैनेज, कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं इस कंप्लीट स्मार्ट इकोसिस्टम को, जो ईरान के ऊपर की हवा और हवा के बाहर का स्पेस है उसमें। इस वजह से उनको अपने प्रिपरेशंस टू काउंटर अटैक बाय हेवियर वेपन्स, लॉन्गर रेंज मिसाइल्स एंड मोर पोटेंट वेपन्स, उसमें ईरान को काफी दिक्कतें हो रही होंगी। इसलिए प्रो राटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक उनकी तरफ से। जी साई साहब, अभी तक की अगर हम पिक्चर देखें तो आपको क्या लगता है ईरान को कितना नुकसान हुआ होगा? अगर हम उनके एमिनेशन और उनके वेपन्स की भी बात करें, साथ साथ अमेरिका का भी आपने जिक्र किया कि जाहिर है अमेरिका को भी जिस तरह के लॉसेस हैं, सो अभी इसे अगर हम मेजर करें तो इसको कैसे आप देखते हैं? इसमें कोई बराबरी नहीं है। अमेरिका के लॉसेस नगण्य हैं, एक्सेप्ट टू मेजर थिंग्स। एक, उनकी कुवैत में जो F-15Es की 3 जहाजों की कुछ मिनटों के अंदर शूटिंग हुई है, जिसका फॉग ऑफ वॉर क्लियर होने तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, कि अचानक कुछ मिनटों, चंद मिनटों के अंदर अमेरिका के 3 सबसे स्मार्ट एयरक्राफ्ट जो किसी मिशन पे टेक ऑफ करते हैं कुवैत से, और उनको फ्रेंडली फायर इंगेज करके शूट डाउन कर दिया जाता है। और उसके तुरंत बाद सेंटकॉम और अमेरिका रीच आउट करते हैं कुवैत को थैंक्स बोलने के लिए कि उन्होंने इस हादसे के बाद बहुत अच्छे से सपोर्ट किया रिकवरी ऑफ पायलट्स में। लेकिन इसमें बहुत से मिसिंग लिंक्स हैं। सरप्राइजिंगली मीडिया वहां तक नहीं पहुंच रही है, बिकॉज कुवैत का बॉर्डर इराक के बहुत पास है और ये बेस जहां से टेक ऑफ हुए थे इन F-15s के, वो शायद 40-50 किलोमीटर है, जो कोई एरियल डिस्टेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो वीडियो फुटेजेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन ओपन सोर्सेज के थ्रू,
उसमें जो पायलट इजेक्ट करके और नीचे आया है, हाँ। उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है वो किसी रेगुलर फ्रेंडली फोर्स की ट्रीटमेंट नहीं है। उसको हाँ। एक कार के डिक्की में डाल के बैठाया हुआ है हाँ। और आसपास के लोग उसकी वीडियो निकाल रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ इजेक्टेड पायलट इन अ फ्रेंडली नेशन। ओके। तो वो कहाँ पे शूट डाउन हुआ है, बॉर्डर से कितनी दूर था, बेस के बाहर गिरा है, क्योंकि वहां आपको चार दीवारी वो लोहे की एक स्क्रीन दिख रही है जिसके बाहर वो गिरा है, और वहां सिविलियंस बहुत ही मतलब अलग टाइप के लोग दिख रहे हैं जो कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज रिगार्डिंग दिस पायलट कैप्चर। और उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया था कि हमने पायलट को कैप्चर किया है। आफ्टर इजेक्शन जो इमीडिएट मेडिकल एड जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वहां पे देखें वो पायलट अपना जी सूट जो स्पेशलाइज सूट होता है F-15 उड़ाने के समय, उसको भी उसने निकाला नहीं है, अपने गॉगल्स को रिमूव नहीं किया ताकि उनकी आईज को कोई ना देख के ऑफेंसिव फील कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हिडन ट्रैकिंग डिवाइसेस इस होती तरह हैं। की भी खबर आई थी ना कि गलती से मार गिरा दिया गया है ईरान का समझ के, इस तरह की भी न्यूज आई थी। मैं आपके पास लौटूंगी, उसी पर बात करूंगी। एक अपडेट में बता दूं दर्शकों को, इसी पर बात करूंगी। IRGC का बड़ा स्टेटमेंट आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और देखिए कहा है कि जो भी गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। IRGC ने भी आर्मी उसे आग लगा देंगे, ये कहा गया IRGC की तरफ से। बड़ा स्टेटमेंट आया, बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC का बड़ा बयान आया। साई साहब, आप जिस पर बात कर रहे थे वो एक बार पॉइंट आप रख दीजिए, क्योंकि इस तरह की भी न्यूज आई है कि गलती से जो है वो एक्सीडेंटली मार गिराया गया है, और उसके बाद हाँ। जब देखा पायलट को तो पहले तो बहुत गुस्सा दिखाया, और उसके बाद फिर जब पता चला कि अमेरिकी है तो फिर थोड़ा शांत हो गए। ये जो न्यूज है ये कंट्रोल्ड न्यूज है, एक फेस सेविंग भी हो सकती है। देखिए 3 F-15s को फ्रेंडली फायर में मार देना इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां पूरी एयर डिफेंस कंट्रोल्ड एंड मैनेज थी कि जब ये टेक ऑफ होंगे उस समय सरफेस टू एयर मिसाइल्स को रोक दिया जाएगा, हॉट स्टैंड बाय पे रहते हैं, और जब ये उन मिसाइल्स की रेंज के बाहर चले जाएंगे टुवर्ड्स देयर मिशन टारगेट्स, उसके बाद इन सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम्स को, आर्टिलरीज को रीएक्टिव किया जाता है। ये बहुत ही मैनेज्ड और कंट्रोल्ड एयर स्पेस में होता है। उसमें अगर आपके अपने बेस से एक F-15 उड़ा या 3 उड़े ऑन अ मिशन और उन तीनों को आपने मार दिया बाय एक्सीडेंट, ये बहुत अनलाइकली है। और जो रिस्पांस अमेरिका का आया थैंकिंग कुवैत, राइट। वो भी एक किस्म का पैसिफाइंग एफर्ट लग रहा था, क्योंकि काफी पॉसिबल है कि कुवैत के पास जो शिया सपोर्टर्स हैं जो ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं और अंडर गवर्नमेंटल प्रेशर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वहां की रेगुलर फोर्सेस में भी ऐसे लोग हैं जो ईरान से बहुत सहानुभूति रखते हैं। अगर वैसा कोई रोग एलिमेंट वहां की एयर डिफेंस को उस समय कंट्रोल कर रहा था, तो काफी पॉसिबल है कि उसने अनजाना दिखते हुए इन तीनों को डेलिबरेटली मारा हो। जी बिल्कुल मुमकिन है, ये भी अभी मुमकिन कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साई साहब अपना वक्त हमें देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, इस युद्ध से, इस जंग से जुड़े तमाम अपडेट आपके साथ साझा रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।